नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी भौतिक दुनिया की एकदम नींव है। जी। न्यूटन के गति के नियम। ये वो सिद्धांत है जो बताते हैं कि चीजें मतलब क्यों और कैसे हिलती डुलती हैं। बिल्कुल। और आज जो हम बात करेंगे वो कुछ स्टडी मटेरियल, खासतौर पर वाईसीटी प्रकाशन के सेक्शन 56 से 59 के सवाल जवाब पर आधारित होगी। हाँ, तो इन स्रोतों से हम न्यूटन के तीनों मशहूर नियमों की बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि ये जो जानकारी है इसे थोड़ा आसान बनाए। जड़त्व का नियम है, फिर वो बल और त्वरण का रिश्ता, F=ma। हाँ F=ma वाला, और फिर वो क्रिया प्रतिक्रिया, इनको समझेंगे और देखेंगे कि रोज की जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं। कुछ मजेदार उदाहरण भी हैं। और ये भी काफी दिलचस्प है कि ये नियम आए कब। जैसा कि कुछ स्रोत बताते हैं, सर आइजैक न्यूटन ने इन्हें अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में 1687 में छापा था। 1687? सोचिए, मतलब 350 साल से भी ज्यादा हो गए। जी बिल्कुल। तो चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका मतलब क्या है असल में? हाँ, देखिए, ये सिर्फ रुकने या चलने के बारे में नहीं है। जड़त्व असल में किसी चीज की अंदरूनी आदत है। आदत? हाँ, मतलब वो अपनी मौजूदा हालत, चाहे वो आराम की हो या सीधी लाइन में एक ही रफ्तार से चलने की, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती, उसका विरोध करती है। अच्छा। कई स्रोत इसी पर जोर देते हैं कि भाई जब तक बाहर से कोई धक्का ना लगे, चीजें वैसी ही रहती हैं जैसी वो हैं। ये भी सुना है कि इसे कभी-कभी गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। कुछ स्रोतों में शायद इसका जिक्र है। हाँ है। तो ये जो विरोध है या जिद कह लीजिए, यही जड़त्व है। वस्तुएं अपनी स्थिति को लेकर थोड़ी, क्या कहें, आलसी होती है। आलसी मतलब बदलना नहीं चाहते। बिल्कुल। स्रोत Q15, Q40, Q42 इसी प्रवृत्ति की बात करते हैं। ये विरोध ही जड़त्व है। इसका सबसे आम उदाहरण तो शायद हम सबने महसूस किया है, बस वाला। हाँ हाँ। जब रुकी हुई बस एकदम से चलती है तो पीछे की तरफ एक झटका लगता है ना? कई स्रोतों में है ये। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। होता यह है कि जैसे ही बस चली, हमारे पैर तो फर्श के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन शरीर का ऊपरी हिस्सा वो जड़त्व की वजह से वहीं आराम वाली हालत में रहना चाहता है। तो हमें लगता है हम पीछे गए। हाँ, जबकि असल में निचला हिस्सा आगे चला गया और ऊपर वाला पीछे रह गया। और ठीक इसका उल्टा भी। हाँ। जब चलती बस जोर से ब्रेक लगाती है तो हम आगे झुक जाते हैं। बिल्कुल। तब शरीर अपनी चलने वाली हालत को बनाए रखना चाहता है, भले ही बस रुक गई हो। सही। और ये ध्यान देने वाली बात है, एक स्रोत में शायद लिखा था कि बस रुकने पर यात्री पीछे जाते हैं, जो गलत है। स्रोत ने खुद ही उसे ठीक किया था। अच्छा। सही अनुभव आगे झुकने का ही है। ये छोटी छोटी बातें हैं, पर सिद्धांत को सही समझना जरूरी है। हाँ, और भी उदाहरण है जड़त्व के। हाँ? जैसे वो पेड़ की टहनी हिलाने वाला। अरे हाँ। टहनी हिलाओ तो पत्ते गिर जाते हैं। हाँ, क्योंकि पत्ते तो अपनी जगह आराम से रहना चाहते हैं, मतलब विराम का जड़त्व। हम टहनी को हिला देते हैं, पत्ते पीछे रह गए और गिर गए। और वो वाला भी तो है, गिलास पर कार्ड, उस पर सिक्का। हाँ हाँ, क्लासिक। कार्ड को उंगली से मारो, कार्ड गया, सिक्का नीचे गिलास में। जी। सिक्का अपनी जगह बना रहना चाहता है बेचारा, विराम अवस्था। और पंखा स्विच बंद कर दो फिर भी घूमता रहता है थोड़ी देर। ये भी जड़त्व है। बिल्कुल, ये गति का जड़त्व है। वो अपने घूमने की अवस्था बनाए रखना चाहता है जब तक हवा और घर्षण उसे रोक ना दे। और गाड़ियों में मोड़ पर जब कार मुड़ती है तो लगता है जैसे बाहर की तरफ खिंच रहे हैं। हाँ, स्रोत Q41 यही बताता है। हमें बाहर की तरफ, मतलब मोड़ के सेंटर से दूर एक धक्का सा लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर तो सीधा जाना चाहता है ना, जड़त्व के कारण। बिल्कुल। कार मुड़ गई, पर हमारा शरीर सीधा चलने की कोशिश में है। हमें लगता है हम बाहर जा रहे हैं। कमाल है, ये जड़त्व तो हर जगह है, पर क्या ये सब चीजों में बराबर होता है? नहीं नहीं, ये वस्तु के द्रव्यमान, मतलब मास पर निर्भर करता है। अच्छा। स्रोत Q43 में ये साफ है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा जड़त्व। भारी चीजें अपनी हालत बदलने का ज्यादा विरोध करती हैं। जैसे रेलगाड़ी या हवाई जहाज। हाँ, उनका जड़त्व एक स्कूटर या बस से कहीं ज्यादा होगा। इसीलिए उन्हें स्टार्ट करने, रोकने या मोड़ने में ज्यादा जोर लगता है। एकदम सही। तो ये था पहला नियम, चीजों की जिद के बारे में। अब यहां से दूसरे नियम पर आते हैं, जो बल के असर को मापता है। दूसरा नियम, ये बल, द्रव्यमान और त्वरण के रिश्ते के बारे में है। तो ये कहता क्या है असल में? दूसरा नियम देखिए, ये बताता है कि किसी चीज के संवेग,
यानी मोमेंटम। मोमेंटम। हाँ, उस बदलाव की जो दर है वो लगाए गए बाहरी बल के सीधे अनुपात में होती है, और ये बदलाव उसी दिशा में होता है जिधर बल लगा है। स्रोत Q19, Q20 वगैरह इसी सिद्धांत पर है। संवेग, मोमेंटम। स्रोत कहता है कि ये नियम सीधा संवेग से जुड़ा है। ये इतना जरूरी क्यों है यहाँ? देखिए, बल का काम ही है गति की हालत बदलना, है ना? और संवेग, जो कि मास और वेलोसिटी का गुणा है, P=mv, वो गति की मात्रा को बताता है। अच्छा। तो जब हम कहते हैं कि बल संवेग बदलने की दर के बराबर है, तो असल में हम कह रहे हैं कि बल कितना असरदार है किसी चीज की गति को बदलने में। ठीक है। स्रोत Q20 भी यही कहता है कि ये नियम बल के असर को समझने में मदद करता है। और इसी से हमें वो सबसे फेमस इक्वेशन मिलती है, F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बिल्कुल, ये दूसरे नियम का ही एक सरल रूप है, जब मास स्थिर रहता है। ये बताता है कि किसी चीज में निश्चित त्वरण, मतलब गति में बदलाव की दर पैदा करने के लिए कितना बल चाहिए, और इसी से बल की इकाई न्यूटन भी निकली है। हाँ, 1 न्यूटन मतलब 1 किलो पर 1 ms² का त्वरण। जी बिल्कुल। इस नियम का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है क्रिकेट में। फील्डर जब तेज गेंद पकड़ता है तो हाथ पीछे खींचता है। क्यों? हाँ, कई स्रोतों में इसका जिक्र है। यहाँ दूसरा नियम बहुत अच्छे से दिखता है। कैसे? देखिए, फील्डर का काम है गेंद के मोमेंटम को जीरो करना, उसे रोकना है। ठीक। हाथ पीछे खींचकर वो इस मोमेंटम को बदलने के लिए लगने वाला समय बढ़ा देता है। अच्छा, समय बढ़ा देता है। हाँ, अब सोचिए, बल बराबर मोमेंटम में बदलाव बटे समय। हाँ। अगर आप नीचे वाली चीज समय को बढ़ाएंगे तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। हाँ, ताकि हाथ पर चोट कम लगे। बिल्कुल। स्रोत Q29 यही समझाता है। ज्यादा समय तक कम जोर लगता है तो चोट का खतरा कम। वाह, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स का कमाल का इस्तेमाल है। तो ये था दूसरा नियम जो बताता है कि बल कैसे काम करता है, उसे मापते कैसे हैं। अब तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। शायद ये तीनों में सबसे ज्यादा सुना जाने वाला है। हाँ, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा ही कुछ है ना? जी, स्रोत Q29, Q22, Q32 यही कहते हैं। सुनने में आसान है, हाँ। पर इसमें एक बारीक बात है जो समझनी बहुत जरूरी है। स्रोत Q22 इस पर खास जोर देता है। क्या बात? कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल हमेशा दो अलग अलग चीजों पर लगते हैं, एक ही चीज पर नहीं। और दिशा हमेशा उल्टी। अच्छा, ये जरूरी है कि बल दो अलग चीजों पर लग रहे हैं। उदाहरण, रॉकेट का उड़ना शायद। बिल्कुल सही पकड़ा। रॉकेट नीचे की तरफ जोर से गैसें फेंकता है, ये हुई क्रिया। रॉकेट ने गैसों पर बल लगाया। ठीक। बदले में गैसें रॉकेट को ऊपर धकेलती हैं, ये हुई प्रतिक्रिया। गैसों ने रॉकेट पर बल लगाया और इसी धक्के से रॉकेट ऊपर जाता है। जी। एक स्रोत में लिखा था कि अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो और गैस निकलने की रफ्तार एक सी हो तो रॉकेट पर लगने वाला धक्का मतलब थ्रस्ट भी एक सा रहता है। हाँ, और ये भी कि रॉकेट का त्वरण निकलने वाली गैसों के वेग पर निर्भर करता है। ये सब क्रिया प्रतिक्रिया से ही जुड़ा है। एक और उदाहरण, बंदूक चलाना। हाँ, जाना माना उदाहरण है। गोली तेजी से आगे जाती है, क्रिया, और चलाने वाले को पीछे झटका लगता है, प्रतिक्रिया, रिकॉइल जिसे कहते हैं। बिल्कुल, रिकॉइल। स्रोत Q118 में तो हिसाब भी दिया है। 3 किलो की पिस्तौल से 180 ms से 40 ग्राम की गोली निकले तो पिस्तौल लगभग -2.4 ms से पीछे हटेगी। माइनस मतलब उल्टी दिशा। और एक और बात थी स्रोत में कि बंदूक की गतिज ऊर्जा गोली से कम होती है। ये क्यों? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। मोमेंटम mv तो गोली और बंदूक का बराबर और उल्टा होता है, क्योंकि कुल मोमेंटम संरक्षित रहता है। ठीक है। पर बंदूक का मास m बहुत ज्यादा है तो उसका वेग v बहुत कम होता है। अब क्योंकि वेग का स्क्वायर v² हो रहा है तो कम वेग वाली भारी बंदूक की गतिज ऊर्जा काफी कम रह जाती है। अच्छा, ये तो काफी गहरा विश्लेषण है। नाव वाला उदाहरण भी तो है। हाँ, नाव से किनारे पे कूदना। हम किनारे की तरफ कूदते हैं, क्रिया, और नाव पीछे हट जाती है, प्रतिक्रिया। बिल्कुल। एक और सीधा सा उदाहरण था धक्का देने वाला। हाँ, मान लीजिए 70 किलो का आदमी 50 किलो के आदमी को 50 न्यूटन से धक्का दे, तो उसी पल 50 किलो वाला आदमी भी 70 किलो वाले पर ठीक 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, उल्टी दिशा में। हर बल का जोड़ा है। अच्छा, एक चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग थी। एक स्रोत कह रहा था कि तीसरा नियम स्थिति और वेग में संबंध देता है और वो v² - u² = 2as वाला समीकरण भी लिखा था। ये तो गति का समीकरण है। हाँ, ये उल्लेख थोड़ा शायद ठीक से नहीं जुड़ा वहां। v² - u² = 2as तो गति का मानक समीकरण है, जो असल में दूसरे नियम से ज्यादा जुड़ा है।
F=ma से? हाँ, F=ma से त्वरण मिलता है, फिर इस समीकरण का इस्तेमाल होता है। तीसरे नियम का जो मूल सार है वो तो बलों के जोड़े के बारे में है, एक्शन और रिएक्शन, जो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। हो सकता है स्रोत का इरादा कुछ और समझाने का हो, पर सीधे तौर पर वो समीकरण तीसरे नियम का मुख्य हिस्सा नहीं है। मुख्य बात वही है, क्रिया और प्रतिक्रिया। ठीक है, तो हमने तीनों नियम समझ से। पहला चीजें क्यों अपनी हालत बनाए रखते हैं, जड़त्व। दूसरा, बल लगाने पर क्या होता है, F=ma, मोमेंटम बदलना। और तीसरा, बल हमेशा जोड़े में आते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया। पर क्या ये नियम हमेशा हर जगह लागू होते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है, और इसका जवाब है नहीं, पूरी तरह नहीं। अच्छा। स्रोत Q38 हमें एक सीमा बताता है। न्यूटन के नियम उन कणों के लिए एकदम सटीक नहीं रहते जो बहुत तेज चलते हैं, मतलब प्रकाश के वेग के आसपास। यानी जब चीजें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती हैं, तब ये नियम काम नहीं करते या कम सटीक हो जाते हैं? बिल्कुल। ऐसी बहुत तेज गति वाली स्थितियों में हमें आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जरूरत पड़ती है। ओहो। न्यूटन के नियम हमारी रोजमर्रा की दुनिया के लिए, जहां रफ्तार प्रकाश की तुलना में बहुत कम है, कमाल के सटीक और उपयोगी हैं। पर ये पूरी कहानी नहीं बताते। न्यूटन के गति के 3 बुनियादी नियम समझे। पहला, जड़त्व का नियम, जो स्थिरता या गति की निरंतरता की बात करता है। दूसरा नियम, बल, द्रव्यमान और त्वरण का संबंध, F=ma, जो बताता है कि बल कैसे गति बदलता है और से मापते कैसे हैं। और तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का, जो बताता है कि बल कभी अकेले नहीं होते, हमेशा जोड़े में आते हैं अलग अलग चीजों पर। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। जैसा हमने देखा, बस के झटके से लेकर क्रिकेट की गेंद पकड़ने, रॉकेट उड़ाने, यहाँ तक कि हमारे चलने फिरने तक ये नियम लगातार काम कर रहे हैं। सही बात है। ये नियम करीब 350 साल से भौतिकी का आधार हैं। लेकिन जैसा पता चला, इनकी भी सीमाएं हैं, खासकर बहुत तेज रफ्तार पर। जी। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद असलियत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है जितना हम आमतौर पर समझते हैं। विज्ञान कैसे हमेशा अपनी समझ को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है, पुरानी सीमाओं को तोड़कर नए सिद्धांत खोजता है ना? बिल्कुल। शायद यही जानने की कोशिश ही विज्ञान का असली रोमांच है।